हेलो दोस्तों, कैसे हो भी आप सब लोग। मैं पुनीत कुमार स्टूडियो अपने चैनल में गाइस आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, जैसे कि हम लेकर आते हैं भाई आपके लिए एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट की है यूपीएसआई। ठीक है गाइस, यूपीएसआई के 30 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार ये टेस्ट सीरीज है। मैं उम्मीद करता हूँ जब तक यूपीएसआई का परीक्षा होगी तो कम से कम हम ये 90 से 100 सीरीज यानी कि 100 टेस्ट कर चुके होंगे, यानी कि लगभग 3000 क्वेश्चन। और ये जो 3000 क्वेश्चन है ना, इतने इफेक्टिव क्वेश्चन होंगे जीएस में कि आप देखोगे ना तो आप यही कहोगे हाँ वाकई में कि इनसे अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार और धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं भैया आपके लिए। देखिए, पहले प्रश्न में कहा गाइस उसने कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंध और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, यानी कि गाइस कौन सा आपका व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए साइबेस, बी है गाइस आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सी है गाइस आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी है गाइस आपका तार। तो दोस्तों जिसमें आपका आंसर होगा वो बी, क्या है गाइस, वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये क्या है आपका एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई दूसरे प्रश्न में। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि जो भारतीय संविधान होता है हमारा उसमें संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए है गाइस 2, बी है 3, सी है दोस्तों 4 और डी है 5। तो इसमें कितनी पद्धतियाँ ये हमें बताना है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ बनाई गई हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कितनी पद्धतियाँ दोस्तों, 3 पद्धतियाँ बनाई गई हैं भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। जो हमारा दीन पनाह शहर था, ठीक है, उसकी नींव किसने रखी है और कहाँ पर रखी है, ये आपके यमुना तट पर रखी है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका अकबर, बी है गाइस आपका शाहजहां, सी है दोस्तों आपका हुमायूं और डी है गाइस आपका जहांगीर। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका सही आंसर होगा। किसने रखी है, हुमायूं ने रखी है। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। ये पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम के द्वारा समर्थित हो। यानी कि इसमें कम से कम में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 का आंकड़ा होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 1/2, सदन में 2/3 सदस्यों का होना, या सदन के 1/2 सदस्यों का होना। तो गाइस जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान देना, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई यहाँ पे टाइपिंग में। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कितना होता है, 2/3 प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं अभी। ... यानी कि यहाँ पे एक आना, एक ऐसा अपराध है, ठीक है गाइस, जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो वो कौन सा अपराध है जिसके लिए पुलिस को यानी कि वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना वारंट के क्या कर लेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। ऑप्शन नंबर ए है गाइस आपका संज्ञेय अपराध, बी है दोस्तों आपका असंज्ञेय अपराध, सी है जमानत योग्य अपराध और डी है गाइस आपका गैर जमानती अपराध। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय अपराध, यानी कि संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्लियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, कोशिका के नाभिक में होता है। ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम में होता है और ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में होता है। तो गाइस ये जो ग्लाइकोसिस होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। सी है गाइज आपका राज्यपाल और डी है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो गाइज क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन दिलाता है उन्हें शपथ, राज्यपाल। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है उसकी प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बी है गाइज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी है गाइज आपका महान्यायवादी और डी होता है दोस्तों आपका मंत्रिमंडल सचिव। यानी कि इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा डी। जो हमारे मंत्रिमंडल सचिव होते हैं वो किसकी भूमिका निभाते हैं, भारतीय प्रशासनिक
सेवा की भूमिका निभाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 4-9 की तरफ। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो मछली की किस्म होती है वो एक तलमज्जी प्रकार, ठीक है, उसको कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका समुद्र के गहरे पानी में, बी है गाइज आपका ध्रुवीय क्षेत्र में, सी है खुले समुद्र की सतह के पास, और डी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर होगा। समुद्र के गहरे पानी में मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार पाए जाते हैं। क्लियर गाइज। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया, यानी कि जो साइबर अपराध चल रहा था उसके लिए समर्पित है सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन जो कि सन 2001 में किस शहर में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका चेन्नई में, बी है गाइज आपका हैदराबाद, सी है नई दिल्ली, और डी है दोस्तों आपका बेंगलुरु। तो गाइज ये जो खोला गया था ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बेंगलुरु में सबसे पहले खोला गया था साइबर अपराध के लिए सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन। और कब खुला था ये दोस्तों, सन 2001 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं भाई। ये ध्यान देंगे यहाँ पर पहले 1939, ठीक है दोस्तों, 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनकी पसंद का उम्मीदवार किसे बनाया गया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 में जो त्रिपुरा सत्र का अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है गाइज। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका सुभाष चंद्र बोस, सी है दोस्तों आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और डी है आपका पट्टाभी सितारमैया। तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका डी। किसको चुना गया था, पट्टाभी सितारमैया को। नेक्स्ट चलते हैं भाई। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, यानी कि पदेन सभापति होता है या पदेन सभापति है। नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो भाई इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। 13 क्वेश्चन, जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका उपराज्यपाल का, बी है निकटतम राज्य की सरकार का, सी राष्ट्रपति का, डी राज्यपाल का। दोस्तों वो जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका क्या होता है, इस पर प्रशासन का दायित्व होता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती। क्लियर। तो वो किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। ठीक है, यानी कि जो शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। तो ए ऑप्शन नंबर है गाइज आपका शहजादा रहीम, बी है शहजादा शहरयार, सी है दोस्तों शेर अफगान, और डी है शहजादा खुसरो। तो दोस्तों ये तब की बात है जो शहजादा होते सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन बना था, यानी कि कौन था। तो गाइज इसका ऑप्शन है आपका शहजादा शहरयार, ऑप्शन नंबर बी। जब शहजादा सत्तारूढ़ हो गए तो उनके बाद जहांगीर के बाद इन्हें क्या बनाया गया था, वास्तविक शासक बनाया गया था, शहजादा शहरयार। नेक्स्ट आता है गाइज आपका 15 और 16 क्वेश्चन। 15 देख लेते हैं पहले भाई हम। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है, यानी कि जो आयकर अधिनियम होता है उसकी किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 80 के तहत, ऑप्शन बी है धारा 20 के तहत, ऑप्शन सी है धारा 40 के तहत, डी है धारा 100 के तहत। तो जो आंसर होगा इसका आपका होगा ए, धारा 80 के तहत आयकर अधिनियम की किस आय से क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बहुत ही शानदार मामला है। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे। बाल यौन शोषण के मामले की ये बात है। तो गाइज वो कौन सा मामला था जिसमें उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। ऑप्शन नंबर ए एंकोरेज मामला, बी ए ADM जबलपुर बनाम एस शुक्ला मामला, पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, और श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ मामला। तो गाइज ये जो आंसर होगा ये होगा आपका 16 का ए, एंकोरेज मामले के तहत ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है।
ए प्रकाश स्तंभ, ये स्तंभ है गाइस, वह होता है, ठीक है। बी है कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। सी है गाइस डाकघर बचत बैंक। और डी है भारत में स्थित तीर्थ स्थल। तो गाइस जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतएव इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। तो ऐसा किस मामले में कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए सचिव वन हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम रामेश्वर सिंह। बी है गाइज आपका अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। और दो ऑप्शन है गाइज आपके यहाँ पर MC मेहता बनाम कमलनाथ। और डी ऑप्शन है गाइस आपका इंडियन एक्सप्रेस बनाम स्पेन मोटेल्स। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात है। तो इसमें जो आपका सी MC मेहता बनाम कमलनाथ जो मामला था उसमें ऐसा कहा गया था, ठीक है, कि जो हमारे पर्यावरण से संबंधित होते हैं वायु, समुद्र और वन, ये किसी की मानव जाति की के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये किसी भी निजी संपत्ति का विषय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, उत्पादन के 3 स्तंभ हैं। ऑप्शन ए पूंजी भूमि बाजार, बी है बाजार पूंजी श्रम, सी है गाइस भूमि श्रम पूंजी और डी है भूमि बाजार श्रम। तो गाइस ये जिसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि पहले भूमि होती है फिर उस पर श्रम होते हैं यानी कि मजदूर लेवल के और फिर उससे पूंजी प्राप्त होती है। तो भूमि श्रम पूंजी उत्पादन के ये 3 स्तंभ हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर मोडम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या HTML। तो गाइज इसका मैं आंसर बताना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को, बी है गाइज आपका 30 जनवरी 1950 को, सी है 24 जनवरी 1950 को और डी है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर होगा। क्या 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों की संयुक्त अभ्यास है? यानी कि जो सूर्य किरण अभ्यास होता है वो किन 2 देशों के मध्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है गाइस भारत और थाईलैंड के बीच, बी है भारत और नेपाल के बीच, सी है भारत और अमेरिका के बीच, डी है भारत और फ्रांस के बीच। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर बी होता है वो हमारा सही आंसर होता है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास दोनों देशों की सेना का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट चलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की याद में स्थापना की गई थी? यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी याद में इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है गाइज उज्बेकिस्तान, बी है स्वीडन, सी है गाइज आपका ब्रिटेन और डी है दोस्तों आपका फिलीपींस। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे और इन्हीं की याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। जबकि 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है हमारे भारतीय रवीश कुमार जी जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो गाइज उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की हम बात कर लेते हैं क्या है। तो उत्तर ए वॉलीबॉल, बी बैडमिंटन, सी गाइज क्रिकेट, डी हॉकी। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वॉलीबॉल वो उत्तर प्रदेश का एक राजकीय खेल है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर, ठीक है, उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है गाइज आपका लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी आगरा और डी है दोस्तों आपका गोरखपुर जो कि नीचे दिया गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं सवाल में, तो हमें बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे गालिब, ठीक है, का जन्म स्थान है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका आगरा, ये सही आंसर है, यानी कि आगरा के रहने वाले थे गालिब। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था?
दिसंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जनवरी 1992 में और सितंबर 1991, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक गोखल बैराज था, उसका निर्माण कब प्रारंभ किया गया था, ये हमें बताना है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, दिसंबर 1990 में उत्तर प्रदेश में गोखल बैराज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बरेली में, बी है गाइस आपका कानपुर में, सी पीलीभीत में और डी होता है दोस्तों आपका झांसी में। अब देखो ये बुंदेलखंड की बात चल रही है, तो बुंदेलखंड का जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर होगा? झांसी में। कहाँ पर स्थित है? झांसी में। नेक्स्ट आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2020 हुए थे में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? वैसे खेल के मामले में ज़्यादातर जो है हमारा हरियाणा राज्य टॉप पर आता है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा नहीं है। तो इनमें से हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी असम और डी महाराष्ट्र। तो गाइज याद रखना, खेल इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में पहले स्थान पर जो राज्य था वो था हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य था दोस्तों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन, ये आयोजन गलत हो गया, ये होगी मात्रा नहीं होगी, आयोजन कहाँ पर हुआ? यानी कि जो हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बर्लिन में, ऑप्शन बी है दावोस में, सी है गाइज बर्न में और डी है रोम में। तो गाइज जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा, यानी कि जो 50वीं इसकी वार्षिक बैठक हुई है विश्व आर्थिक फोरम की वो कहाँ पर स्थित है? दावोस में। नेक्स्ट है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टम अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? यानी कि जो विश्व आर्थिक फोरम है उसका एक क्रिस्टम अवार्ड भी दिया जाता है, तो वो किस भारतीय को प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सचिन तेंदुलकर को, बी है अमिताभ बच्चन को, सी है स्मृति ईरानी को और डी है दीपिका पादुकोण को। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो है दीपिका पादुकोण, यानी कि किसे प्रदान किया गया है क्रिस्टम अवार्ड? वो दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना यानी कि उस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है गाइज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टेस्ट नंबर यूपीएसआई के तीसरे में।